हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के अंदर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो किसी चालक विलयन में अपने पास कोई चालक विलयन होता है, कोई द्रव पदार्थ होता है, उसके अंदर अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने धन आयन और ऋण आयनों में टूट जाता है। इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि अगर अपने पास कोई द्रव पदार्थ है, अगर वह अपने विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने धनायनों और ऋणायनों में टूट जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। और उस चालक द्रव पदार्थ को जो अपने विलयन लिया था अपन ने, उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। और यह केवल डीसी यानी दिष्ट धारा के द्वारा ही प्रदर्शित होता है, एसी के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। क्योंकि दिष्ट धारा में एक साइन प्लस का होता है, एक तरफ माइनस होता है, लेकिन एसी में जो अपने प्रत्यावर्ती धारा है उसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों समय के साथ अपनी दिशा बदलते रहते हैं। लेकिन दिष्ट धारा के अंदर क्या होता है? एक तरफ इलेक्ट्रोड होता है, वो धनात्मक होता है, दूसरी ओर ऋणात्मक होता है। इसलिए यह केवल डीसी के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कहाँ काम में लिया जाता है? विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में क्या होता है? विद्युत लेपन में अगर अपने पास कोई धातु है, उसके ऊपर दूसरी धातु की अगर अपने को परत चढ़ानी है तो विद्युत लेपन यानी विद्युत अपघटन के द्वारा उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। एक धातु है, उसके ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ानी है तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं। और काम में क्या क्यों चढ़ाते हैं परत? अगर अपने पास कोई सस्ती धातु है और उसके गहनों के ऊपर सोने या चांदी की परत चढ़ाना विद्युत लेपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। सस्ती धातु के गहनों पर, या जैसे सस्ती धातु जैसे लोहे तांबे के जो भी गहने बनवा लेते हैं, उसके ऊपर सोने या चांदी की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो लगते हैं कि ये सोने या चांदी के हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत लेपन में दूसरी धातु की किसी धातु के ऊपर परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड। एनोड में क्या होता है? बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। एनोड कहाँ जुड़ेगा? बैटरी के धनात्मक सिरे से। एक तरफ एनोड होता है और दूसरी तरफ धातु का कैथोड होता है। बैटरी के एक प्लस से जुड़ता है, एक माइनस से। जो बैटरी के प्लस से जुड़ता है उसको क्या कहेंगे? एनोड। जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ता है उसको कैथोड कहते हैं। और कैथोड बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। इस धातु पर, कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड अपन लेते हैं उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। जिसके ऊपर अपने को परत चढ़ानी होती है, जिस भी धातु के ऊपर अपने को परत चढ़ानी है उसको कहाँ लेते हैं? कैथोड पे लेते हैं। कैथोड का इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जिसके ऊपर अपने को परत चढ़ानी है। अगला अपना है टॉपिक वोल्टामीटर। वोल्टामीटर में क्या होता है? इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और विद्युत अपघट्य होते हैं। यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं और एनोड और कैथोड लेते हैं। ये सब किसके अंदर किया जाता है? वोल्टामीटर के अंदर। वोल्टामीटर के अपने पास दो तीन प्रकार होते हैं। एक दो प्रकार अपन देख लेते हैं। पहला है सीयू यानी कॉपर का वोल्टामीटर। सीयू वोल्टामीटर में क्या होता है? सीयू वोल्टामीटर में अपन किसी भी धातु के ऊपर तांबे की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाएंगे? तांबे यानी सीयू की। कोई भी धातु लेंगे उसके ऊपर तांबे की परत चढ़ाएंगे। अब एनोड है, एनोड लेंगे तांबे का। एनोड जो होता है धनात्मक सिरे से जुड़ा रहेगा, उसको ले लेते हैं तांबे का। और जो भी अपनी जिस भी धातु के ऊपर अपने को परत चढ़ानी, जैसे लोहे के ऊपर चढ़ानी या किसी भी धातु के ऊपर चढ़ानी होती है, वो लेते हैं अपन कैथोड पे। और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो लेते हैं CuSO4। जैसे ही CuSO4 लेंगे, CuSO4 लेने के बाद इसके अंदर विद्युत
प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होता है, CuSO4 अपने धनायनों और ऋणायनों में टूट जाएगा। तो CuSO4 बन गया प्लस SO4-2 बन गया। जैसे ही ये टूटेगा तो अब उसके अंदर क्या होता है, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या Cu+2 है, एक SO4-2 है। अब Cu+2 है, प्लस वाला जाएगा माइनस की ओर और SO4-2 है, ये आएगा प्लस की ओर। जैसे ही ये Cu+2 जाएगा माइनस के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर, कैथोड पे जाएगा माइनस है, माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu यहीं जमा हो जाएगा इसके ऊपर Cu। अब SO4 क्या करेगा, ये जाएगा एनोड, एनोड यानी तांबे के ऊपर, यहाँ पे जाके जैसे यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके अपना 2 Cu से जुड़ेगा और SO4 बना लेगा, CuSO4। यानी कि एनोड से तो तांबा कम होता जाएगा और जाके कैथोड के ऊपर जमा होता जाएगा। अगला अपना है Ag वोल्टामीटर। Ag यानी चांदी होती है। इसके अंदर क्या लेते हैं, एनोड चांदी का होता है और जिस भी धातु के ऊपर अपने को परत चढ़ानी है चांदी की उसको लेते हैं कैथोड पे और इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ AgNO3 लेते हैं, AgNO3। और सेम प्रक्रिया इसके अंदर भी होती है। अगला अपना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने प्रयोगों से प्रदर्शित किया कि जब चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और धारा की दिशा अगर बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। जैसे कि मान लो एक चालक तार है, इसके अंदर धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो लेकिन अगर दिशा इधर कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, पहले के विपरीत हो जाती है। ये सब किसने बताया था, ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। और दूसरा अगर मात्रक देखें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और वेबर जो मात्रक होता है, वेबर मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है और मीटर स्क्वायर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया टेस्ला का। अगर सीजीएस में देखें, सीजीएस ये तो होता है एमकेएस में या एसआई यूनिट में, और सीजीएस में अगर देखें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इस मात्रक बत्ती में अगर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गाउस, ये होता है छोटा मात्रक होता है, छोटा मात्रक है। गाउस क्या है, छोटा मात्रक है। और इसका अगर मान देखें, इन दोनों में संबंध देखेंगे तो एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर 10⁴, 10⁴ गाउस। अब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए 2-3 नियम हैं, उनको देखते हैं। पहला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यानी राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक चालक तार है, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो सबसे पहले धारा की दिशा में अंगूठा रखना है, जैसे अपने इस डायग्राम में भी रखा है। जैसे ऊपर अंगूठा रखेंगे और इस तार को पकड़ना है अपने को। पकड़ेंगे, अंगूठा ऊपर हो गया तो अंगुलियां दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो इस प्रकार आएंगी, ये अंगुलियां आएंगी। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा इस प्रकार हो गई ना, तो ये वाली दिशा ही अपने को क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इसमें ध्यान क्या रखना है, हाथ कौन सा लेना है, दायां हाथ। दायां हाथ ही इसमें काम में लेना है। अगर बायां हाथ लेंगे तो अपनी दिशा विपरीत हो जाएगी। अगर चालक तार नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा अपने को नीचे की ओर लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अपन देख लेंगे अंगुलियां किधर हो रही हैं और उसकी दिशा बता देंगे। दूसरा है वर्तीय धाराओं के लिए, अगर धारा वर्ताकार कुंडली में अगर प्रवाहित हो रही है तो दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा में करें तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यानी कि अपने पास कोई लूप है, इसके अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे इधर से धारा प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने को क्या करना है, दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ना है कि ये धारा की दिशा बताएं। अब जैसे ही ऐसे मोड़ेंगे अंगुलियों को तो देखेंगे अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर बाहर की ओर आएगा,
तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, इसके अंदर देख सकते हैं बाहर की ओर। अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज लेंगे और दाएं हाथ से अगर मोड़ेंगे तो अंगूठा नीचे की ओर रहेगा, तल के अंदर की ओर रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अंदर की ओर होगी। अगला है मैक्सवेल का पेच नियम, स्क्रू रूल बोलते हैं। मैक्सवेल का स्क्रू रूल, पेच पेच यानी स्क्रू होता है। स्क्रू को अगर इस प्रकार घुमाएं कि धारा की दिशा में आगे बढ़े, यानी अपने पास कोई स्क्रू है तो उसको इस प्रकार घुमाएं, अपने पास कोई स्क्रू है, इसको इस प्रकार घुमाएं कि ये धारा की दिशा में अगर आगे बढ़े तो जो घुमाने की जो दिशा होती है वह अपने को क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये अपने पास 2-3 नियम थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए। अब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र के कुछ मान हैं, उनको भी अपने को याद रखना है। पहला, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अपने पास कोई परिमित लंबाई यानी कोई लंबाई दे दी, उसके लिए धारावाही चालक तार है सीधा, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र अपने को निकालना है। तो अपन देखते हैं कि जो लास्ट के 2 बिंदु होते हैं, लास्ट वाले जो बिंदु तार के सिरे, उनसे किसी बिंदु पे कौन बन रहा है जिसके ऊपर अपने को पी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अगर अपने को पता φ1 और φ2 बन रहे हैं तो बी का मान होता है μ0 I अपॉन 4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2। डी है लंबवत दूरी, तार से बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, सबसे कम जो दूरी होती है वो ही लंबवत दूरी होती है। आई है इसके अंदर प्रवाहित धारा, μ0 अपॉन 4π ये एक नियतांक होता है। अगला अपने पास अगर तार की लंबाई अनंत लंबाई ले लें, तार की लंबाई पहले परिमित के लिए तो ये आया था, अब तार की लंबाई ले ली अपने अनंत अगर लंबाई लेंगे तो अपने पास φ1 और φ2 दोनों का मान हो जाता है 90 डिग्री। तो अपना जो मान आता है वो आ जाता है b बराबर μ0 I अपॉन 4πd, और साइन φ1 का मान साइन 90 का मान 1 प्लस साइन φ2 साइन 90 का मान दूसरा भी 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 I अपॉन 2πd बचता है। अनंत लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है, अगर ये अपना अनंत लंबाई का है दोनों तरफ और इसके बीच में कहीं निकाल रहे हैं डी दूरी पे पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है μ0 I अपॉन 2πd। तीसरा इसके अंदर है अनंत लंबाई के तार के एक सिरे पर, यानी अनंत लंबाई का कोई तार है उसके एक सिरे पे अपने को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसके लिए φ1 का मान तो हो जाएगा 0, क्योंकि एक सिरा यहीं पे आ गया, कोई कोण नहीं बनाएगा, और दूसरा बनाएगा φ2 का मान 90 डिग्री। तो यहाँ पे b का मान अगर निकालना है तो वो वाला सूत्र अपने को काम में लेना, पहले वाला μ0 I अपन 4πd साइन फाई साइन 0 प्लस साइन φ2 साइन 90। अब साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, तो μ0 I अपॉन 4πd आंसर आ गया। अगला अपना है धारावाही तार की अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि धारावाही अपना कोई तार है उसकी अक्ष पे स्थित होना चाहिए, यानी इसके सामने स्थित होना चाहिए कहीं। तो इसके लिए अगर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तार की अक्ष पे स्थित होना चाहिए कहीं, यानी इसके ऊपर ही स्थित होना चाहिए या इसके सामने स्थित होना चाहिए। तो इसके लिए b का मान आता है 0, यानी शून्य मान होगा। अगला है धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी अपने पास कोई धारावाही लूप है यानी कुंडली है, इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा μ0 Ni अपॉन 2r, μ0 Ni अपॉन 2r, जहां r क्या है इसकी त्रिज्या है और n है इसके अंदर फेरों की संख्या, n है लूप में फेरों की संख्या। अगर एक फेरा है तो μ0 I अपॉन 2r हो जाएगा, अगर 2 फेरे हैं तो n का मान 2 रख देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे, और इसके अंदर I है प्रवाहित धारा और r है लूप की त्रिज्या, लूप की त्रिज्या। अगला अपना टॉपिक है परिनालिका। परिनालिका सबसे पहले ये देखते हैं परिनालिका होती क्या है। तो एक लंबी खोखली
पतली नली होती है, एक लंबी पतली खोखली नली जिसकी त्रिज्या क्या होती है, लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है। यानी लंबी ज्यादा होगी और मोटी बहुत कम होती है। यानी लंबी खोखली पतली नलिका होती है। ऐसे क्या दे दिया अपने, इसकी त्रिज्या अगर r माने और इसकी लंबाई क्या मान ले l, तो r बहुत छोटा है l की तुलना में। एक लंबी खोखली नली जिसकी त्रिज्या लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, वह उस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे रहते हैं। यानी इसके ऊपर क्या लपेट दिया, तो विद्युत रुद्ध तांबे के तार इसके ऊपर लपेट दिए, तो ये बन गई एक परिनालिका। एक लंबी खोखली नलिका होती है जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है, या फिर उसकी त्रिज्या लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है और उसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे रहते हैं, तो यह क्या बन जाती है, परिनालिका। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट स्मॉल एन आई, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। जो स्मॉल एन होता है वह होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यानी इसके अंदर जो फेरे होते हैं, कुल फेरे, उसको लिखते हैं कैपिटल एन के द्वारा। कैपिटल एन के द्वारा फेरों की संख्या लिखते हैं, कुल फेरे। और जो परिनालिका की लंबाई है वह एल है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन बराबर एन बटे एल होती है। या फिर इसका अगर मान सीधा भी रख देना अपन, तो भी अपने पास ये आ जाएगा म्यू नॉट एन बटे एल आई। भी इसको अपन याद कर सकते हैं। बी बराबर कहां पे होता है, ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है, यहाँ पे इसके अंदर स्थित होता है। म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन लेंगे तो एन आई, और कैपिटल लेंगे फेरों की संख्या लेंगे तो एन बटे एल आई। और चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहर अगर देखें, परिनालिका के बाहर अगर किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र देखें, यहां फिर या फिर यहां पे, तो इसका मान होता है 0 यानी 0। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, ये अपने को याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक परिनालिका है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, तो क्या उत्तर होगा 0। और अंदर पूछे तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर पूछे तो सूत्र पूछे तो एन बराबर, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बट्टे एल। और कैपिटल एन क्या है, कुल फेरे, और एल क्या है, परिनालिका की लंबाई। अगला अपने पास है टोरॉइड। टोरॉइड होती है अनंत लंबाई की परिनालिका। यानी अगर परिनालिका है उसकी लंबाई अनंत कर दे। अब अनंत तो ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, परिनालिका को सिरों को पकड़ के उसको वर्ताकार रूप में मोड़ देते हैं, जिससे इसकी लंबाई भी कोई अंत नहीं होता है, घूमते रह जाती है, और कोई अंत नहीं होता है कभी इसका। तो ये क्या होती है, अनंत लंबाई की परिनालिका बन गई। इसके ऊपर भी वो ही तांबे के तार लपेटे रहते हैं, और इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र अगर देखें तो वो ही होता है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के क्रोड में यहां स्थित होगा। बाकी इसके अंदर और बाहर देखेंगे, यहां और यहां पे 0 होगा। जैसे 1 पे देखेंगे, 3 पे देखेंगे, और ये 2, तो ये 2 पे तो म्यू नॉट एन आई होगा। अगर पहले 1 नंबर बिंदु पे देखेंगे तो 0 बी का मान, और अगर 3 पे देखेंगे B3 का मान भी 0, और B1 का मान भी 0, B2 का मान होगा म्यू नॉट एन आई। अब एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, पहले की तरह एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब एकांक लंबाई उसके लिए पहले वाली के लिए निकाल देते, कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई। अब यहाँ पे कुल फेरों की संख्या तो n मान लेते हैं, n बराबर n बटे कुल लंबाई। इसके लिए उसके लिए तो l ले ली थी, लेकिन इसके लिए l ले नहीं सकते, ये वर्ताकार रूप में है, तो यहाँ पे इसकी परिधि लेनी पड़ती है। और अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये हो जाएगा 2 पाई r। तो जो इसके अंदर n बराबर होता है वो होता है n बटे 2 पाई r, और उसके अंदर जो n था वह था n बटे l। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है चुंबकीय बल। जो चुंबकीय बल होता है उसका मान होता है एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने को ध्यान रखना है इसका। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू है आवेश का मान, वी है आवेश का वेग, बी है चुंबकीय क्षेत्र का मान, और साइन थीटा, यहाँ पे जो थीटा है वह है वी व बी के मध्य कोण। वी व बी यानी वेग और
चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अपने को एक चीज और याद रखनी है, जो ये चुंबकीय बल होता है यह केवल और केवल गतिशील आवेशों के ऊपर ही लगता है। अगर आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसके ऊपर चुंबकीय बल नहीं लगता है। यह केवल और केवल गतिशील आवेशों के ऊपर ही लगता है। चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेशों के ऊपर ही लगता है। गतिशील आवेशों के ऊपर ही लगता है। अगर आवेश स्थिर है तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता। जो थीटा है वह थीटा क्या होता है? V और B के बीच का कोण। जैसे अपने पास कोई है, इधर B है, B की दिशा दे दी इधर, और वेग की दिशा इधर है V, तो ये वाला कोण थीटा होगा। तो लगने वाला जो बल है वह क्या होगा? QVB साइन थीटा। इधर लगेगा FM का मान, QVB साइन थीटा। और जो FM का जो मान होता है वह V और B दोनों के ही लंबवत होता है। V और B दोनों के लंबवत होता है। अब यहाँ पे अपने पास कुछ स्थिति है, अगर थीटा का मान 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, यानी कि जो भी अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, या तो आवेश इसकी दिशा में ही, ये अपना B है, या तो आवेश इसकी दिशा में ही गति करे, V इधर ही चले, या फिर इसके विपरीत दिशा में चले, तो या तो थीटा 0 होगा या फिर 180 होगा। दोनों ही स्थिति के अंदर क्या होता है? F का मान 0 होता है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। यानी कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चले, एक ही दिशा में दोनों गति करें, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अगर गति करे, तो लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होता है। और जब भी चुंबकीय बल शून्य होगा तो आवेश सीधी रेखा में गति करेगा। दूसरा, यदि लगने वाला बल निकालना अपने को, यदि दोनों के बीच में कोण कितना हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी कि V और B के बीच का कोण, V और B के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, यानी कि वेग किधर हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी 90 डिग्री के कोण पे हो। तो इसके लिए अपने को, अगर चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री के ऊपर गति करे चुंबकीय क्षेत्र के, तो जो चुंबकीय बल होता है F का मान वह कितना होगा? F बराबर QVB। F बराबर QVB, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। और इसके अंदर आवेश हमेशा वर्ताकार पथ में गति करेगा। हमेशा क्या करेगा? वर्ताकार पथ के अंदर गति करेगा। और इसके अंदर थीटा अगर 0 या 180 था, तो इसमें सीधी रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो आवेश वर्ताकार पथ में गति करेगा। और तीसरी स्थिति अपने पास है, यदि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो, ना तो 0 है और ना ही 90 है, 0 से 90 के बीच में, 0 से ज्यादा है और 90 से अगर कम है, तो आवेश कुंडली नुमा पथ पर गति करेगा। आवेश कुंडली नुमा पथ पर गति करेगा। आवेश कुंडली नुमा पथ पर गति करेगा। और जो आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल है वह भी 0 से QVB के बीच में होगा। बल का मान 0 से QVB के बीच में होगा। और कुंडली नुमा पथ का मतलब है आवेश सीधी रेखा में भी गति करेगा, सीधी रेखा, और प्लस वर्ताकार पथ में भी गति करेगा, वर्ताकार पथ में भी गति करेगा। ऐसे ये वाली गति घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, यानी वर्ताकार पथ में गति करते हुए आगे चलता जाएगा। इसे क्या कहेंगे? कुंडलीनुमा पथ में गति। अगला अपने पास है धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल की दिशा। अपने पास कोई धारावाही चालक तार है जिसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है? कोई चालक तार है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। उसके ऊपर चुंबकीय बल की दिशा अगर निकालें तो अपने पास दो नियम है। पहला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी इसमें लेफ्ट हैंड अपने को काम में लेना है। बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी, और उसके बाद दूसरे नंबर की अंगुली मध्यमा, बीच वाली जो अंगुली होती है मध्यमा बोलते हैं, तीनों इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तर्जनी अंगुली अपनी सीधी रहे, अंगूठा ऊपर की ओर हाथ के लंबवत रहे,
इस प्रकार अपन इनको फैला लेंगे। जैसे अंगूठा, अगर हाथ अपना ये है तो अंगूठा ऊपर रहेगा, तर्जनी इधर रहेगी और ये अपनी ओर रहेगी। इस प्रकार अपना बनेगा, ये अंगूठा है ऊपर की ओर, ये तर्जनी और ये मध्यमा हथेली के लंबवत बाहर की ओर। यदि तर्जनी अंगुली बी की दिशा में हो, यानी बी इधर है, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा में है, ये आई की दिशा में अगर अपन कर दें तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा, यानी ये इधर क्या लगेगा, एफ। तो अपने को याद क्या रखना है इसके अंदर, एफ बी आई, तीन चीजें हो गई। याद रखना है अपने को एफ बी आई, नंबर से याद रखना है एफ बी आई। एफ कौन बताएगा, अंगूठा, बी क्या बताएगी, तर्जनी अंगुली, और आई किस दिशा में करना है अपने को, मध्यमा अंगुली की ओर। और कौन से हाथ के लिए हैं ये, बाएं हाथ के लिए, बाएं हाथ के लिए। ये अपने को ही ध्यान में रखना है। एफ बी आई नंबर से याद होने चाहिए। एफ बताएगा अंगूठा, बी बताएगी तर्जनी अंगुली और आई बताएगी मध्यमा अंगुली। बाएं हाथ से देखनी है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। अपने को अगर एफ का मान निकालना है तो सबसे पहले तर्जनी अंगुली को बी की दिशा में करेंगे, उसके बाद आई की दिशा में मध्यमा अंगुली करेंगे और उसके बाद देखेंगे अंगूठे की दिशा किधर है, वही दिशा क्या होगी, बल की दिशा होगी, एफ की दिशा होगी। अगला दूसरा नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां सीधी रहें व अंगूठा उनके लंबवत रहे। यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो बल हथेली के लंबवत दिशा में लगेगा। यानी कि सबसे पहले अपने को दाएं हाथ क्या रखना है, सीधा रखना है, अंगूठा ऊपर की ओर रखना है और अंगुलियां अपने को इस प्रकार रखनी है। अब अंगूठा क्या बताएगा, धारा की, अंगूठा बताएगा धारा की दिशा में करना है और इनको करना है, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करनी है और अंगूठा धारा की दिशा में करनी। तो हथेली के अगर लंबवत दिशा देखेंगे तो वह क्या बताएगी, बल की दिशा। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कीजिए। एक चालक तार दे रखा है, उसके लिए अपने को चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है। अपने को दे रखे हैं, ये क्रॉस लगा रखे हैं बहुत सारे, इनका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या धारा की दिशा बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर क्रॉस है तो अंदर की ओर मिलेगी, अगर डॉट लगा हुआ हो तो चुंबकीय क्षेत्र या धारा की अगर जिसके लिए भी लगाया हुआ है होगा बाहर की ओर। तो यहाँ पे अपने को क्रॉस दिया गया है, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर और धारावाही चालक तार है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में। तो इसके ऊपर अपने को बल निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास दो नियम है। अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे तो सबसे पहले अंगूठे को किधर करेंगे, अंदर की ओर। सब अंगूठे को, बाएं हाथ के अंगूठे को कर देंगे अंदर की ओर। अंदर की ओर करने के बाद अंगुली को अपने को तर्जनी जो अंगुली है उसको इस दिशा में करेंगे और देखेंगे कि अपना जो मध्यमा अंगुली है वह उसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। तो लगने वाला बल किधर होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अगर दूसरे नियम से अपने पास है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, उससे अगर इसको निकालेंगे तो उससे निकालने के लिए सबसे पहले अपन दाएं हाथ को लेंगे। दाएं हाथ को लेने के बाद क्या करेंगे, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगुलियां एकदम सीधी रहें और सीधी अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर, तो अंगुलियों को अंदर की ओर करेंगे, सीधी रखेंगे और अंगूठा धारा की दिशा में करेंगे। तो हथेली की दिशा देखेंगे, हथेली की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। जैसे ही अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी तल के लंबवत अंदर की ओर करेंगे, अंदर की ओर जाएंगी और अंगूठे को कर देंगे इधर, तो देखेंगे हथेली की जो तल होता है वो होगा ऊपर की ओर होगा। हथेली ऊपर की ओर खुलेगी तो उसके लंबवत देखेंगे, तो उस हिसाब से भी इसके ऊपर जो बल लगेगा वह होगा ऊपर की ओर। इस प्रकार हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं चुंबकीय बल की। अगला एक क्वेश्चन है, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति से लय तो चुंबकीय बल होगा। एक आवेश Q है, चुंबकीय क्षेत्र B दे दिया, वेग V है और दिशा
जरूरी है अपने को देखनी दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, अनुदिश यानी उसी दिशा में बी है, उसी दिशा में वी है, तो इनके बीच का अगर कोण देखें थीटा बराबर 0, अपने को पता है एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा की रखेंगे 0, तो साइन 0 का मान 0, तो एफ का मान क्यू वी बी साइन 0, और एफ बराबर क्यू वी बी 0, और इसको अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी उत्तर आएगा डी। इसमें अपने को ध्यान ये रखना है, यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र में दिशा अगर एक ही दिशा में है या एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो अपना जो क्वेश्चन है उसके अंदर लगने वाला जो बल होगा उसका मान होगा 0। अगर लंबवत दिशा में होता, यानी कि V और B दोनों एक दूसरे के लंबवत होते, तो लगने वाला जो बल होता वह होता क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा का मान होता, थीटा का मान 90, तो साइन थीटा का मान 1, तो उत्तर आ जाता क्यू वी बी साइन 90, और 90 का साइन के ऊपर मान होता है 1, तो क्यू वी बी गुणा 1 यानी क्यू वी बी। अगर दिशा लंबवत होती तो मान आता 1, क्यू वी बी आ जाता, अगर दिशा अनुदिश है तो अपना मान आएगा 0। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।